नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और यदि नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं कब आपके सर पर आ जाए कुछ भी पता नहीं है। कब नोटिफिकेशन बीओ का, आरओ का या अन्य किसी एग्जाम का आ जाए कुछ नहीं पता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप अल्टीमेटली अपने एग्जाम पर फोकस करें और लगातार 4-5 घंटे की 5 घंटे की मिनिमम स्टडी जो है आपकी होनी चाहिए। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें न्यूज में रही हैं। लेकिन उसके पहले हमने जो कल आपसे प्रश्न पूछा था, मतलब कि जो सैटरडे में हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि 8वें भारत जापान हिंद प्रशांत फोरम का आयोजन कहां पर किया गया, आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। टोक्यो इज द राइट आंसर। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि हिंद प्रशांत ये जो आपका क्षेत्र है इस पर प्रश्न बनता है, और बाकी ये जो फोरम हुआ है इस पर भी प्रश्न आपके बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आज हम पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो कर्नाटका में दरअसल क्या हुआ है कि महिलाओं के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मासिक धर्म जो होता है, मासिक जो चक्र होता है, उसके लिए महीने में दरअसल एक दिन का, यानी कि एक मंथ में जो है एक दिन का अवकाश, 1 डे लीव देने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें खास बात क्या है कि यह कर्नाटक सरकार ने दरअसल चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो या कोई प्राइवेट पीएसयूज वगैरह हो, सभी के लिए जो है क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया है। निश्चित तौर पर यह कदम एक सार्थक कदम होगा महिलाओं के लिए। हालांकि इसमें कई प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन भी रहेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार की यह पहल निश्चित तौर पर महिलाओं को थोड़ा सा सुकून जरूर देगी, क्योंकि आप जानते हो कि मिनिस्टर साइकिल में कई सारी हमारी बहनें महिलाएं होती हैं जिनको इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा पेन फील होता है, और फिर वो बार बार छुट्टियों के लिए अप्लाई नहीं कर पाती हैं। और अगर छुट्टियों के लिए बार बार अप्लाई करती हैं तो खासकर प्राइवेट सेक्टर में तो निश्चित तौर पर एक समस्या होती है, और उस पेन में काम करना अपने आप में बहुत दुखद होता है। यह चीज वही महिला समझ सकती है जिसको यह चीज होती है। हम पुरुष शायद उसको बस सुन सकते हैं और उसको महसूस तो नहीं कर सकते, क्योंकि महसूस तो वही कर पाएगा जिसके साथ यह समस्याएं होती हैं। समस्याएं कह लीजिए या प्राकृतिक एक प्रक्रिया कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन यह अपने आप में निश्चित तौर पर पेनफुल होता है और महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होती है अपने आप पे। ठीक है, कई प्रकार की समस्या झेलने को पड़ती है। कई बार महिलाओं को अत्यधिक पेन होता है, जिसमें बर्दाश्त की क्षमता बहुत ज्यादा उसमें झेलनी पड़ती है उनको। तो ये एक चीजें होती हैं। तो ये एक अच्छा कदम कर्नाटक सरकार ने उठाया है निश्चित तौर पर। ठीक है, और इससे साल में कुल 12 दिन का अतिरिक्त अवकाश जो है जुड़ जाएगा। मतलब महीने में एक दिन का, तो 12 महीने में 12 दिन का। यह सरकारी कार्यालयों, सबसे खास बात है, निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों, शैक्षणिक संस्थानों सभी पर समान रूप से लागू होगा। और ऐसा करने वाला कर्नाटक यह है पहला राज्य बन गया है। तो एक दो स्टेट में और में, जैसे बिहार में भी है और एक दो स्टेट में और है, लेकिन वहां पर प्रॉपर तरीके से सभी प्रतिष्ठानों पर जो है लागू नहीं है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने जो एक दिन का अवकाश दिया है, यह सभी प्रतिष्ठानों पर, सरकारी, गैर सरकारी और बाकी जो अन्य कंपनीज, शैक्षणिक संस्थान आदि होते हैं, यह सभी जगहों पर क्या होगा, यह लागू हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा और बिहार, जैसे कि आप लोग को पता होगा, उड़ीसा और बिहार सिर्फ मतलब ये जो सुविधा है सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को देते हैं। केरल में विश्वविद्यालय स्तर पर लागू है, जबकि कर्नाटक या सभी क्षेत्रों में अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये कर्नाटक का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सकारात्मक पहलू हैं इसके बहुत सारे, लेकिन नकारात्मक भी पहलू हैं अपने आप पे। मिनिस्ट्रियल हेल्थ को वैध कार्यस्थल पर मुद्दा मानना अपने आप में यह एक बड़ी समस्या थी। महिलाएं इस पर अक्सर बातें इस पर करती थी, लेकिन वही बात है ना कि महिलाओं की सुनता कौन है जल्दी। जब उनके माँ बाप नहीं सुनते हैं, तो आजकल पति नहीं सुनते हैं, तो बाकी कौन सुनेगा? सरकार कहां सुनेगी? जल्दी नहीं सुनती है। लेकिन ये एक मुद्दा अक्सर छाया रहता है, तो और इस पर कर्नाटक सरकार ने इस पर काम किया है। ठीक है, तो पहली बार किसी राज्य ने महामारी को वर्कप्लेस वेलनेस का मुद्दा बनाया। महिला स्वास्थ्य और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तीव्र दर्द यानी अपने आप थकान, माइग्रेन, एंटीमेट्रोसिस और कई प्रकार की जो है चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। इससे जो है थोड़ा सा उनको सुकून मिलेगा। इनमें अवकाश देना स्वास्थ्य व उत्पादकता दोनों को बेहतर कर सकता है अपने आप में। ठीक है, लैंगिक समानता और संवेदनशीलता पर जो है फोकस किया गया है। निश्चित तौर पर इससे एक खास जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आलोचनाएं भी इसकी हो रही हैं। आलोचनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि एक दिन अवकाश पर्याप्त नहीं, क्योंकि आई थिंक 3 दिन की ये पूरी प्रोसेस होती है मिनिस्टर साइकिल की, और 3 दिन कई महिलाओं को शुरुआत के 1 से 2 दिन बहुत पेन होता है। नोटिस किया होगा आप लोगों ने। तो
तो कई महिलाओं को लगातार 3 के तीनों दिन, किसी किसी को चौथे दिन भी थोड़ा थोड़ा रहता है पेन, लेकिन सामान्य तौर पर 3 दिन होते हैं इस पेनफुल वाले होते हैं। शुरुआत से किसी के 1 दिन या किसी किसी को दूसरे दिन जो है ये समस्या ज्यादा होती है अपने आप पे। तो ये एक इस पे आलोचना हो रही कि भाई 1 दिन क्यों, जब ये 3 दिन होता है तो फिर 1 दिन क्यों, है ना। लेकिन ठीक है, 3 दिन काम करने से अच्छा कम से कम 1 दिन तो हम रिलैक्स हो ले, तो ये एक पॉइंट अच्छा है अपने आप पे, ठीक है। व्यवहारिकता बनाम प्रतीकवाद, कुछ विशेषज्ञों का मानना है यह नीति जो सिंबाटिक गेस्चर है समस्याओं का मूल समाधान नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अरे भाई, मूल समस्या का समाधान नहीं है, इससे इसका मतलब क्या बनता है? क्या आप किसी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद कर सकते हैं क्या? यह मूल समस्या है क्या? नहीं, बंद नहीं कर सकते। हम कुछ ऐसा कार्य जरूर कर सकते हैं कि हम हाफ डे से 3 दिन है तो 3 दिन आप हाफ डेज आप वर्क कर सकते हैं, कुछ कम आवर कर सकते हैं, या 3 दिन में से 1 दिन तो दे ही दिया है, 2 दिन दे सकते हैं ना 3 दिन दे सही, तो ऐसे करके या 1 दिन अवकाश दे दीजिए और 2 दिन जो है आप हाफ डे छुट्टी दे दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप डेफिनेटली। तो इससे भी एक राहत जो है क्या कहते हैं होगी अपने आप पे निश्चित तौर पर, है ना। या फिर इसका एक तरीका और हो सकता है, ये का तरीका है कि 3 के 3 दिन आप छुट्टी दे दीजिए और बीच में आप उनको जो है 1-1, 2-2 घंटे आप एक्स्ट्रा काम ले लीजिए। भैया 1 दिन छुट्टी हो गई आपकी, वो माइनस कर लीजिए और बाकी जो 2 दिन बचते हैं उन 2 दिन में आप अगले कभी जो है आप ओवर अपना वर्क कर लीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। तो लगातार 3 दिन छुट्टी लीजिए, लगातार 2 दिन छुट्टी ले लीजिए, तो ये भी एक विकल्प के तौर पर रहता है। लेकिन मूल समस्या खत्म हो जाए ऐसा नहीं सकता भैया, है ना। नियोक्ताओं द्वारा लैंगिक पक्षपात का खतरा, कुछ आशंकाएं हैं। महिलाओं को लेस एफिशिएंट मानना, कुछ प्रमुख पदों से दूर रखना, भर्ती में भेदभाव आदि। जैसे कई सारी कंपनियां महिलाओं को भाई साहब लेती नहीं है, बिल्कुल नहीं लेती हैं, कहती है ना हम तो नहीं लेंगे। इसके प्रमुख कारणों में से भी एक है कि महिलाओं की डिलीवरी आदि होती है, प्रेग्नेंट होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो उनको लगता है यार अपन को ना कार्य हमारा बाधित होगा, हम नहीं लेंगे फीमेल। कई कंपनियां भाई साहब एक जगह पर हमारे बहुत सीनियर हैं, तो चूंकि बीएससी मैक्रो रही है मेरी मैक्रोबायोलॉजी से, तो मैंने जॉब के लिए मैंने सोचा लोग कर लेते हैं एक बार, जरा ट्राई करते हैं। मैंने इनको सीवी भेजा, मैंने कहा वो सर क्या कहते हैं आई वांट जॉब, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो सीवी तो जानते थे पहले मुझे, बोले यार हृदय ठीक है, सब कुछ बढ़िया तुम्हारा तुरंत हो जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं, अच्छा हाँ नहीं सॉरी, किसी फीमेल के लिए मैंने अप्लाई किया, किसी फ्रेंड मेरी थी उसको मैंने अप्लाई करवाया, तो बोले यार यहाँ पे तो मेरी पूरी कंपनी में जो है केवल पुरुष है। मैंने कहा यार ये कौन सा सीन है भाई साहब। तो उन्होंने इसके कई सारे कारण बताए मुझे इसके लिए, हालांकि कुछ कारण मैंने यहां पर नहीं चर्चा कर सकता हूं। तो ये एक बड़ा खेल जो आजकल होता रहता है, खैर कोई बात नहीं। चलिए, चिकित्सीय परामर्श का महत्व, गंभीर दर्द को सामान्य मानकर अनदेखा करना गलत है। नीति लेने के बजाय जो है ये सारी जो अंडरलाइन डिजीजेस का इलाज जरूरी है अपने आप में। गोपनीयता और कलंक का प्रश्न भी इसमें कई बार आ जाता है। महिलाएं लीव लेने में झिझक कर सकती हैं और यदि वर्कप्लेस सपोर्टिव ना हो तो एक बड़ी समस्या जो इसमें देखने को मिलती है। तो कई सारी चीजें अभी भी इसमें व्याप्त हैं, हालांकि इस पर काम लगातार किया जाता रहा है, ठीक है। अब इसी पर प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के लिए, आइए बताइए इसमें से क्या होगा इसका उत्तर। अभी हाल ही में कर्नाटक ने भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी महिला कर्मचारियों सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के लिए कितने दिनों की मासिक पेड जो है मिनिस्ट्रल लीव की स्वीकृति दे दी है, बताइए। तो 1 दिन प्रतिमाह या 2 दिन प्रतिमाह या 3 दिन प्रतिमाह या फिर 5 दिन प्रतिमाह। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 1 दिन प्रतिमाह, यानी कि 1 दिन प्रतिमाह। तो इस हिसाब से 12 जो दिन हो जाएंगे 12 दिन जो है 1 ईयर में, 1 साल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है 2 सेंसस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड। अभी हाल ही में आप जानते होंगे 2026 में जनगणना स्टार्ट हो रही है आपकी 27 तक, ठीक है। ऐसे में 2 एप्लीकेशन अभी लॉन्च किए गए हैं। आप जानते होंगे ये जो अभी जनगणना होने वाली है, जो कि जनगणना आपकी पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन कोविड के वजह से नहीं हुई थी, अब हो रही है। ऐसे में ये जो जनगणना हो रही है ये पहली ऐसी जनगणना होगी जो प्रॉपर तरीके से फुल डिजिटल फॉर्म में होगी। डिजिटलाइज जनगणना इस बार होने वाली है और इस डिजिटल जनसंख्या को प्रॉपर तरीके से करने के लिए 2 एप्लीकेशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? जो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने देश की पहली डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी के तहत 2 मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च किए हैं। यह देश के सबसे बड़े डेटा संग्रह अभियान का डिजिटल रूपांतरण है। इन दोनों एप्लीकेशंस का नाम क्या है? सेंसस 2027 हाउस इट्स एप्लीकेशन और डिजिटल लेआउट मैप डीएलएम एप्लीकेशन। ये 2 एप्लीकेशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये दोनों एप्लीकेशंस क्या कुछ होते हैं, आइए इसके बारे में जरा फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो सेंसस वाला आपका जो ये एप्लीकेशन है ये क्या काम करेगा?
इसके द्वारा जो है पहली बात तो ध्यान रखिए कि यह ऐप रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया आरजीआई द्वारा विकसित किया गया है ताकि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस यानी कि घर परिवार की सूची बनाने का चरण को डिजिटल माध्यम से किया जा सके, सब कुछ डिजिटल हो, यह नहीं काउंट करना पड़े, उसको पेपर में नोट करें आप। इस ऐप में दो प्रकार के उपयोगकर्ता रोल हैं, जैसे कि एक सुपरवाइजर और दूसरा एक गणक है। अपने आप दो लोग इसमें काम करेंगे तरीके से। इसे एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया, मोबाइल फोन में आप आराम से इसको चला सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि हाउस लिस्टिंग में शामिल मकानों, ठीक है, परिवारों और सुविधाओं की जानकारी ऐप के माध्यम से ली जाएगी। कागजी फॉर्म का कम से कम प्रयोग, न के बराबर, मतलब प्रयोग करना ही नहीं है। बहुभाषी समर्थन दिया गया, यानी कि इसमें हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है ताकि अलग अलग स्टेट में जब जनगणनाएं हो तो वहां पर कोई भाषाई संबंधी जो गलतियां होती हैं, जो समस्याएं होती वो ना झेलनी पड़े। ठीक है, यदि तकनीकी कारणों से ऑफलाइन काम करना पड़े तो बाद में डेटा अपलोड करने की व्यवस्था है, आप आराम से आप बाद में चाहें तो डेटा अपलोड कर दीजिएगा ताकि भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके वो काम। यह सर्वेक्षण प्रक्रिया को तेजी देगा, डेटा त्रुटियों को कम करेगा और भविष्य के नीति निर्माण के लिए विश्वसनीय जानकारी देगा अपने आप पे। पहले कागज में जब कुछ जनगणना होती थी तो समस्याएं होती थी अक्सर, लेकिन जब यह डिजिटल रूप में होगा तो त्रुटियां कम से कम होगी, इनफैक्ट ना के बराबर होंगी। ठीक है, विशेष रूप से ग्रामीण व शहर दोनों क्षेत्रों में घरों की वास्तविक स्थितियों को बेहतर तरीके से इसमें अंकित किया जा सकेगा। पहले मिस्टेक अक्सर हो जाया करती थी जब ऑफलाइन जनगणनाएं होती थी। तो अच्छा, सरकारी कर्मचारी लोग रेडी हो जाएं भैया, ड्यूटी खूब लगेगी इन लोग की, है ना, सेंसस में, ध्यान दीजिएगा। अब ये दूसरा वाला जो डीएलएम एप्लीकेशन है, ये क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक संरचना, घर, गैर घर को भू स्थान यानी कि लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के साथ टैग करना और उसे एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक एचएलबी या एन्यूमरेशन ब्लॉक से जोड़ देना है। यह पहली बार है कि देश में पूरे घर मकानों के लिए इस तरह की एक भू टैगिंग अपने आप में जियो टैगिंग या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के रूप में इसको किया जाएगा। तो ये एक अपने आप में फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसमें प्रत्येक भवन को जीआईएस के नक्शे पर अंकित किया जाएगा। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स की सीमाएं पहले डिजिटल रूप में तैयार होंगी, फिर डीएलएम ऐप द्वारा उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मकानों को टैग किया जाएगा। इस ऐप के उपयोग से आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी और मैनुअल नक्शों, रूपरेखाओं की जगह डिजिटल नक्शे लगाए जाएंगे। पहले प्रॉपर एक मैप लगाया जाता था, लेकिन अब नहीं, अब प्रॉपर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करके सब कुछ एग्जैक्टली जो है जीआईएस के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें विश्वसनीयता जो है अपने आप में बढ़ेगी, अपने आप में, है ना, ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसका महत्व बहुत है। डेटा संग्रह की प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय होगी। भवनों, परिवारों तथा सुविधाओं की जानकारी को भू स्थान के साथ जोड़ करके एनालाइज किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो बेहतर ढंग से जो है कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी। और ध्यान रखिएगा कि आपकी परीक्षा में इन दोनों एप्लीकेशन पर प्रश्न बन सकता है। जैसे अभी बीओ वाला एग्जाम देंगे भाई साहब, बीओ में प्रश्न आ सकता है, ऐसे कई सारे एग्जाम में इन एप्लीकेशन पर प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगर इसको समराइज वे में देखें तो ये जो आपका पहला एप्लीकेशन है, ये घर परिवार की सूची बनाने के लिए है। डीएलएम ऐप भवनों को मैप करने, भू टैगिंग करने व ब्लॉक्स तैयार करने में, यानी कि दोनों मिला करके सेंसस 2027 को पहला पूरी तरह डिजिटल जनगणना बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं अपने आप में। ये दोनों एप्लीकेशन आपके नंबर 1 एप्लीकेशन और नंबर 2 एप्लीकेशन दोनों अपने आप में काम करेंगे बेहतर ढंग से। ठीक, चलिए अब आपके सामने प्रश्न आ गया, तो बताओ प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, डिजिटल लेआउट मैप डीएलएम ऐप का उपयोग जनगणना के दौरान सभी भवनों को भू स्थान यानी कि जियो टैग करने के लिए किया जा रहा है। ठीक बात है। सेंसस 2027 जो है आप ये ऐप देख रहे हैं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है क्या? नहीं भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में खाली सेंसस थोड़ी ना होगा, शहरों में भी होगा। तो केवल ग्रामीण के लिए नहीं बनाया गया, शहरों के लिए बनाया गया, ये गलत है आपका। दोनों एप्स रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। तो आप देखेंगे तो 1 वाला सही है और 3 सही है। तो 1 और 3 कहां पर है भाई साहब? ए वाले ऑप्शन में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। इसको आप क्या करिएगा? टिक लगा दीजिएगा। इंग्लिश में आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, आप जानते होंगे। आई थिंक 2014 में पहली बार राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया गया था, जहां तक डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। और कैंसर एक बड़ी बीमारी है, हालांकि कैंसर की लगातार जो है सरकार काम कर रही है, नई नई प्रकार की योजनाएं ला रही है इसमें। और अभी हाल ही में जब जीएसटी जो लागू हुआ था, मतलब जो रेट कम की गई, जीएसटी की दरें जो लाई गई थी, उसमें से कैंसर को भी शामिल किया गया था। यानी कि
कैंसर के लिए अलग अलग प्रकार की कंपनियां, फॉरेन कंट्रीज में भी अलग अलग प्रकार की कंपनियां इस पर खूब काम करती रहती हैं, ठीक है। क्योंकि एक अपने आप में पहले तो ये लाइलाज बीमारी थी एक तरीके से, लेकिन अभी उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, अभी विगत एक दशक में इस पर खूब काम हुआ, कैंसर के मेडिसिन पर और कैंसर के इलाज के लिए। 7 नवंबर को प्रतिवर्ष दरअसल कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्यों चर्चाओं में आई इसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने कैंसर के प्रति सार्वजनिक जागरूकता और शुरुआती पहचान को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। और आप जानते होंगे कि आज भी विश्व भर में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है अपने आप में। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी लोग कैंसर से जो है न जाने कितने लोग एक्सपायर होते हैं। मेरा बहुत खास मित्र, जब मैं गुरुकुल में गया था तो वहां पर मेरा एक खास मित्र था, और जो है नाम मैं नहीं लूंगा, और वो बेचारा जो है ग्रेजुएशन में जो है जाकर के फर्स्ट ईयर में ही उसको 2-4-6 महीने बाद मालूम चला कि वो उसको कैंसर है। फिर बेसी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक सही हो गया 1.5-2 साल में, लेकिन उसके बाद बेसी फाइनल ईयर में वर्ष 2013 में मुझे याद है कि वो जो है नहीं रहा। तो एक पहला सदमा मुझे लगा कैंसर से कि एक मेरा परम मित्र जो कि हॉस्टल में मेरा पहला मित्र बना था, वो बेचारा एक्सपायर हो गया, और आज भी उसकी फेसबुक आईडी बनी हुई, इसकी यादें आज भी हैं। तो लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ जो है इलाज, महंगे इलाज ना मिल पाने की वजह से मर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं। हालांकि उसके साथ ऐसा नहीं था, एक अच्छी फैमिली से लड़का था वो, लेकिन आप देखिएगा कि आज भी कैंसर से लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं, इसलिए एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि उनको दवाइयों का पैसा नहीं होता उनके पास, जो महंगे महंगे इंजेक्शन होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है अपने आप पे। इस पर सरकार लगातार काम करे, लेकिन मुझे इस पर लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा, अब इन सब चीजों पर सरकार को खूब पैसा लगाना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए। हालांकि सरकार प्रयासरत है इसके लिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या, जो फार्मा कंपनियां जो बड़ी बड़ी घोटाला करती है ना भाई साहब, ये बड़ा दिक्कत कर जाती है। खैर एनीवेज, चलिए, भारत इस चुनौती से निपटने के लिए शिक्षा, स्क्रीनिंग और समग्र स्वास्थ्य अभ्यासों पर अधिक जोर देता है। कैंसर एक बड़ा हिस्सा उन कारणों से होता है जिन्हें रोका जा सकता है, जैसे कि तंबाकू सेवन, अस्वस्थ आहार, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, शराब का सेवन, पर्यावरण प्रदूषण और अन्य प्रकार के जो प्रदूषण आदि होते हैं, उनसे कैंसर का खतरा होता है। अभी हाल ही में हमने एक आपको टॉपिक कराया था जिसमें यह बात भी सामने आई थी कि भारत में कैंसर यानी जो लंग कैंसर हो रहा है वो सिर्फ धूम्रपान से नहीं हो रहा है, बल्कि जो है वायु प्रदूषण के फलस्वरूप भी हो रहा है। मैंने बताया था शायद परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था, कैंसर आजकल कैंसर का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ जो है धूम्रपान आदि नहीं है, बल्कि जो पॉल्यूशन हो रहा है एक बड़े स्तर का, वह भी जो है लंग कैंसर जैसे बीमारियों में आगे आ रहा है। तो ये एक चिंताजनक बात है। चलिए, बस ये सब पॉइंट ध्यान रखना। तंबाकू से दूर रहना, शराब का सीमित उपयोग, पौध आधारित आहार लेना, स्वस्थ वजन बनाए रखना, नियमित व्यायाम करना और प्रदूषण से बचाव, ये सभी कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार हैं। अगर ये नीति आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, कैंसर आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के बारे में 7 नवंबर को हर वर्ष जो है यह मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और प्रारंभिक जांच को प्रोत्साहित करना और धीरे धीरे करके इसके लोड को कम करते हुए आगे बढ़ जाना। ठीक है, पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो सबसे पहले 2014 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको घोषित किया था। ठीक है, और 7 नवंबर ही डेट क्यों चुनी गई, क्योंकि इसका रीजन यह है कि उस दिन जो है दरअसल क्या हुआ था कि जो रेडियम की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है मैरी क्यूरी का जन्मदिन होता है। रेडियम का उपयोग कैंसर के उपचार में यानी कि रेडिएशन जो थेरेपी होती है उसमें किया जाता है, इसीलिए 7 नवंबर की डेट को चूज किया गया था। राइट, उद्देश्य गतिविधियां यहां पर लिखी, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, लोगों को इसको शिक्षित किया जाता है और इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बस चलिए, ये पॉइंट आप इसको पढ़ सकते हैं कि भैया किन किन तरीकों से इसमें हम जो है सुधार कर सकते हैं। भारत की स्थिति की अगर बात करते हैं तो भारत में लगभग 14 लाख से अधिक नए कैंसर केस जो है दर्ज किए जाते हैं पर प्रति वर्ष। हर साल 14 लाख केस दर्ज होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है अपने आप में, और 14 लाख में से लगभग लोग एक्सपायर हो जाते होंगे, मोस्टली लोग। ठीक है, प्रमुख प्रकार इसका है जैसे कि आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है और मौखिक कैंसर कई बार होता है, और लंग्स कैंसर के अलावा और कई प्रकार के कैंसर, ब्लड कैंसर आदि होते हैं। अब आप बताइए प्रश्न कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट, किस डेट में मनाया जाता है बॉस? अभी जस्ट हमने बताया कि ये कैंसर दिवस कब मनाया था, अभी हमने बताया था कि 7 नवंबर को दरअसल ये कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए, वंदे मातरम जो आपके हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इसके अभी 150 साल पूरे हो गए हैं,
है ना। वंदे मातरम आप जानते होंगे, आनंद मठ में इसको शामिल किया गया है। बंकिम चंद्र यदि आप इनके बारे में जानते होंगे, तो ये कई प्रकार की चीजें हैं जो इसको लेकर के अभी हाल ही में कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए और 1 साल तक लगातार जो है इसके ऊपर जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो पूरा देश इसमें जो है हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहा है। पीएम मोदी ने 7 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने की खुशी में स्मरण महोत्सव समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, और इस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। ठीक है, और ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका कौन है? बंग दर्शन। ध्यान रखिएगा, बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे बाद में अपने उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया और आनंद मठ आप जानते होंगे 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो बंकिम चंद्र जी का नाम आप जानते होंगे, कई बार पूछता आपके एग्जाम में प्रश्न। अब इसी पर प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताइएगा कि इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा। नंबर 1, वंदे मातरम पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में शामिल किया गया, यह प्रकाशित हुआ। ठीक है, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे और इसे बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ में शामिल किया था। ठीक बात है, ध्यान रखिएगा इनके रचयिता का नाम ही पूछ सकता है, तो कई बार बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं लगा दीजिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, कंफ्यूजन मत जाइएगा। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में। ये आनंद मठ है। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है? इनका नाम याद रखिएगा। पीएम मोदी ने 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्मरण उत्सव का समारोह का उद्घाटन कोलकाता में किया। सही है क्या? नहीं, नई दिल्ली में किया बॉस, कोलकाता में नहीं किया। तो ये कथन क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। तो कौन सा सही हो गया? 1 सही है और आपका 2 सही है। तो 1 और 2 कहां पर है? ए वाले ऑप्शन में। तो ए इज द राइट आंसर। कोई इशू तो नहीं आ रहा आपको, दिक्कत तो नहीं है कोई? ठीक है, बस इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, अब ये आपके सामने यूपीपीसीएस का एक एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपको यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी करनी है, बखूबी करनी है, बहुत बेहतर ढंग से करनी है, तो आप आराम से जो है इस बैच को आप ले सकते हैं और इसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ से आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल्स में, और इसमें मेंस की आसान प्रैक्टिस आपके, टेस्ट सीरीज आपका, पीवाईक्यूज आपका, प्री प्लस मेंस का, सारी चीजें इसमें इकट्ठा आपको कराई जाएंगी। इसके लिए आप आराम से इसको ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी या इस बैच के बारे में जानकारी लेनी है तो आप मुझे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8660440920 पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 8 से 18 नवंबर 2025 तक सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान ले जाएगा। अभी चर्चाओं में रहा है ये। तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भाईचारे की एक गहन अभिव्यक्ति के अंतर्गत भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 8 से 18 नवंबर 2025 तक सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान ले जाया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है न्यूज, ध्यान रखिएगा। यह पवित्र अवशेष नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या है? प्रतिष्ठापित है अपने यहाँ पे, और यहीं से इनको ले जाएगा, भूटान ले जाया जाएगा। यह प्रदर्शनी दरअसल थिम्पू में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का हिस्सा है, जो विश्व शांति और मानवता की भलाई के लिए प्रार्थना करने वाला एक प्रमुख आयोजन है। यह महोत्सव भूटान के चौथे राजा, ध्यान रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यह महोत्सव दरअसल भूटान के जो चौथे राजा हैं कौन है? जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। यह फैक्ट आपके एग्जाम में प्री में पूछ लेगा। ठीक है, क्यों मनाया जा रहा है? यह दुनिया का एकमात्र वज्रयान समाज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग महायान, वज्रयान सब सुना होगा ना अपने, बौद्ध धर्म पढ़ते होंगे तो आप। तो पवित्र अवशेष को ले जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे, और उनके साथ वरिष्ठ भारतीय भिक्षुओं और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी इनके साथ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, टास्क के रूप में जरा बौद्ध धर्म रेडी कर लीजिए कि आपको बौद्ध धर्म आज पढ़ना है। ये आपका मैं टास्क देता हूं, 2 कॉपी आप लोग साथ में रखिएगा। ठीक है, टास्क क्या है? आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। इसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो इसी के पहले क्या चलता है आपका? जैन धर्म चलता है। तो लगे हाथ क्या करिएगा? जैन धर्म भी पढ़ लीजिएगा, क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा या जब आपको मौका लगे तब पढ़ लीजिएगा। ये आपको टास्क है। तो टास्क वाली कॉपी एक अलग रखा करिए, और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखने वाली कॉपी अलग रखा करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इन अवशेषों को सार्वजनिक उपासना के लिए थिम्पू स्थित जो है ताशिचो दाजोंग के
क्वेनेरे हॉल में स्थापित किया जाएगा वहां पर। यह महल दरअसल भूटानी सरकार का मुख्यालय और देश के मठवासी समुदाय के लिए एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट हैं अपने आप पे। बौद्ध धर्म सदियों से भूटानी पहचान की आधारशिला रहा है, जिसका प्रभाव 7वीं शताब्दी के कीचुट लखांग जैसे प्राचीन मंदिरों से लेकर के प्रतिष्ठित पारो तत्संग तक स्पष्ट दिखाई देता है अपने आप पे। तो ये आप जानते होंगे, और आप जानते होंगे कि दरअसल गुरु पद्मसंभव, ध्यान रखिएगा, गुरु पद्मसंभव जिन्होंने भूटान में बौद्ध धर्म को मजबूत किया। अब ये फैक्ट आपके एग्जाम में अलग पूछ लेगा, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है। अब चूंकि आप करंट नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, आप तो क्या करेंगे, आप उस दिन का इंतजार करेंगे जब आंख वाली, कान वाली, नाक वाली, पेट वाली जब आएगी मैगजीन, तब आप पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिएगा और गलती करके चले आइएगा, है ना। ये सब जो त्रुटियां आप करते हैं अपने एग्जाम में, ये बहुत घातक है आपके लिए, राइट। ये नहीं करनी है आपको, ओके। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनकी शिक्षाएं राष्ट्र की संस्कृति और सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक के अनूठे विकास प्रदर्शन को साकार करती हैं, जो करुणा और कल्याण के बौद्ध सिद्धांतों में गहराई से यहां निहित है अपने आप पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यह प्रदर्शनी पवित्र पिपरा हवा रत्न अवशेषों की हाल ही में भारत में स्वदेश लौटने के बाद आयोजित की जा रही है, जिसे पीएम मोदी ने एक अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर की घर वापसी के रूप में उल्लेखित किया है ना। ये पिपरा हवा वाला जो आपका मामला है, इसको मैंने आपको कराया था, याद आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए, माइंड को रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स आप तभी बेहतर कर पाएंगे जब आप डेली पढ़ेंगे, राइट। चलिए, अब इसी पर प्रश्न आपके सामने है। बाकी बौद्ध धर्म के बारे में आप जानते होंगे सब कुछ, है ना। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, आपके 4 सत्य, ठीक है, ये सब खूब पूछता है आपके एग्जाम में। अष्टांगिक मार्ग पर तो खूब प्रश्न बनता है आपके मेंस वाले परीक्षा में, ठीक है। चलिए बताइए, नंबर 1 कथन क्या है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 8 से 18 नवंबर 2025 तक भूटान में सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु ले जाया जाएगा, ठीक है। यह प्रदर्शनी थिम्पू में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का हिस्सा है, ठीक है। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारत के विदेश मंत्री करेंगे। नहीं भाई साहब, नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है, अभी हमने आपको बताया था। इसमें 1 सही है और 2 सही है, तो 1 और 2 कहां पर है, बी वाले ऑप्शन में, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए, ठीक है। बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन, ये चर्चाओं में है और आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता है। यानी कि अभी हाल ही में भारत ने कोच्चि में, कहां पर, कोच्चि में बिम्स्टेक भारत समुद्री, बिम्स्टेक के बारे में जानते होंगे, कई बार अलग से आपकी परीक्षा में बिम्स्टेक पर प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क, ठीक है, के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की। इससे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी सहयोग को क्या हो रही है, मजबूती मिलेगी। आजकल सरकार ब्लू इकोनॉमी पर खूब फोकस कर रही है, इसके ऊपर मैंने आपको प्रश्न भी कराया था, आपको याद होगा तो, और ये मुख्य परीक्षा के लिए आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन का आयोजन 4 से 6 नवंबर तक किया गया अपने आप पे, तो इस फैक्ट को अलग से आप अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी पीडीएफ शायद अभी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, मैंने टीम को बोल दिया है, तो पीडीएफ आपको जल्दी से मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम कौन सा, जो पब्लिक ग्रुप है आपका, ठीक है, जिसमें लगभग 32-35 हजार जो सब्सक्राइबर है ना, उस पर तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर डीकोड एग्जाम, DECODE डिकोड EXAM एग्जाम, राइट। तो आपको वहां पर मिल जाया करेगी रात में पीडीएफ 9 बजे के आसपास, ठीक। चलिए, अब इसमें कई सारे पॉइंट आप दिए गए हैं कि विदेश मंत्रालय की पहल से BIMREN को, ये क्या है, ये है, क्या लिखा हुआ है इसको, बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क, ठीक है। इसको 2024 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य रिसर्च अनुदानों और पीएचडी फेलोशिप के माध्यम से संस्थागत सहयोग को सक्षम बनाना। इससे भारत के प्रमुख रिसर्च सेंटरों को अन्य BIMREN से जुड़े अन्य देशों के साथ जोड़ा जा सके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 2022 में कोलंबो में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने मरीन साइंस में ग्रुप रिसर्च को मजबूत करने के लिए ही इसको जो है इस पहल की घोषणा की थी अपने आप पे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए। और इसका मुख्य उद्देश्य भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, इंडो पैसिफिक और महासागर रणनीतियों के तहत व्यापक क्षेत्रीय नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी आ रही है आपके सामने, एक्ट ईस्ट। क्या एक्ट ईस्ट, जानते हैं क्या होता है ये भाई साहब, एक्ट ईस्ट क्या है, किसी को पता है तो जरा बताओ मुझे। एक्ट ईस्ट, इस पर खूब प्रश्न बनता है, एक्ट ईस्ट। इसके पहले 1991 में, ठीक है, 1991 में
क्या आया था? लुक एक्ट ईस्ट, ठीक है, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति आई थी, लेकिन बाद में 2014 में सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति अपनाई, यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारे दक्षिण, ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण और जो हमारे दक्षिण पूर्वी जो एशिया के देश हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्वी, इन देशों के साथ संबंध को मजबूत करना, जिसमें से खासकर आपके जो आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है, आसियान कंट्रीज हैं, और आसियान कंट्रीज के साथ साथ में जो अन्य जो हमारे दक्षिण और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इनके साथ में बेहतर संबंधों को बनाना, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में बेहतर कार्य हो सके और एशिया महाद्वीप में चीजें अच्छे से चलती रहे अपने यहाँ पे। तो आपके एग्जाम में कई बार जो है दक्षिण एशियाई जो देश हैं और इनके बारे में पूछता है, और एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से ही हम अपने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को इन देशों के साथ में अंतर संबंधित करते हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए हम लगातार काम करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्ट ईस्ट जो नीति है अपने आप में वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर खूब प्रश्न बनता है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न आ गया जिसका उत्तर आपको बताना है। बस बॉस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत ने कोच्चि में बिम्स्टेक इंडिया मैराइन रिसर्च नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की, ठीक है, बिम्स्टेक पहले की घोषणा पीएम मोदी ने 2022 के कोलंबो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान की थी, ठीक है। यह पहल केवल भारत और श्रीलंका के बीच गहरी समुद्री सीमाओं के प्रबंधन के लिए शुरू की गई है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, यह रॉन्ग है। 1 और 2 सही है, 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं टास्क एक और देता हूं। दूसरा टास्क क्या है आज आपका? ये जो आपका बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ लीजिएगा, BIMSTEC, और ये जो लुक ईस्ट नीति की जगह पर जो एक्ट ईस्ट नीति आई थी, इसको भी अलग से रेडी कर लीजिएगा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, जहां पर प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। तो ये पॉइंट भी आपके लिए हो जाएगा महत्वपूर्ण। चलिए, भारत और फिनलैंड के बीच 13वीं विदेश कार्यालय परामर्श की वार्ता भी हाल ही में संपन्न हुई है। भारत और फिनलैंड के बीच कौन सी? ये 13वीं विदेश कार्यालय परामर्श बैठक है अपने आप पे, ठीक है, 13वें नंबर की, जिनके मध्य में कई प्रकार की जो है बातें शेयर की गई। और इस बैठक का आयोजन अगर आप बात करेंगे तो 6 नवंबर को दरअसल हेलेंस्की में आयोजित किया गया, जिसमें भारत और फिनलैंड के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर आपस में फोकस किया गया। और ठीक है, नेतृत्व किसने किया? ये यहां पर लिखा है कि विदेश मंत्रालय के सचिव सिम्बी जॉर्ज ने, और फिनलैंड का नेतृत्व जो है वहां के विदेश मंत्रालय के स्थायी राज्य सचिव जुक्का सालोवारा ने किया, ठीक। चलिए, फिनलैंड को भारत यूरोपीय संघ और नार्डिक क्षेत्र में अपना विश्वसनीय भागीदार मानता है। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग में बीते कुछ समय में काफी प्रगति देखने को मिली है। वहीं फिनलैंड ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी अपना समर्थन जताया है। और फिनलैंड भी उन देशों में शामिल है जो भारत को जो है, जो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें अस्थायी सदस्यता देने के लिए सरकार का मतलब भारत का पक्ष रखता है, हमेशा से समर्थन करता है। चलिए प्रश्न बताइए अब इसका उत्तर क्या होगा? भारत और फिनलैंड के बीच 13वीं विदेश कार्यालय परामर्श की वार्ता 6 नवंबर 25 को हेलेंस्की में आयोजित की गई। भारत की ओर से इस वार्ता का नेतृत्व विदेश सचिव सिम्बी जॉर्ज ने किया। फिनलैंड ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए का विरोध किया है। ये क्या भाई साहब? फिनलैंड ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने का विरोध किया? नहीं भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना होगा। 1 और 2 से ए होना चाहिए इसमें सही उत्तर। देखते हैं क्या कहीं विकल्प गलत तो नहीं हो गया है? ए ही है, सही है, बिल्कुल सही है, थर्ड नहीं सही है। चलिए, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, ये प्रश्न में से मैंने कराया टॉपिक, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ टॉपिक और रह गए थे तो इसको मैंने अलग बना दिया क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने नई दिल्ली में महान क्रांतिकारी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट एवं का विमोचन किया। इस डाक टिकट को इंडिया पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया है, एक बात। दूसरा, इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक स्मृति चिन्ह के रूप में विशेष सिक्के का भी विमोचन किया और साथ ही वेब पोर्टल वंदे मातरम 150.in का शुभारंभ किया। इसलिए पॉइंट आपके लिए हो जाएगा, जिससे इस महान राष्ट्रीय गीत की गूंज नई पीढ़ियों तक पहुंचे और इसकी प्रेरणा अमर बनी रहे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उन्होंने आगे लिखा, इस पॉइंट को हटा दीजिए,
ठीक है, ये पॉइंट है आपके लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए, भारतीय डाक विभाग ने अपनी सेवाओं को आधुनिक और तेज बनाने के लिए डाक सेवा 2.0 ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से डाकघर से जुड़े काम अब मोबाइल फोन से घर बैठे हो जाएंगे। एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईफोन यूजर एप्पल ऐप स्टोर से इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इससे निश्चित तौर पर बड़ा जो है फायदा होगा। यूजर्स इस ऐप के साथ ट्रैकिंग, डाकघर खोजने के अलावा डाक शुल्क कैलकुलेटर जैसी सुविधाएं भी इसमें दी जा रही हैं। ठीक है ना, चलो, इस डाक सेवा 2.0 ऐप का इस्तेमाल हिंदी के अलावा अन्य कई सारी भाषाओं में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बस। ठीक है, 23 भाषाएं इसमें जो है 23 भाषाओं की सुविधा इसमें दी गई है। चलिए, अब इस पर प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए, आइए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का जारी किया। ठीक है, वंदे मातरम 150.in पोर्टल का शुभारंभ किया गया ताकि गीत की प्रेरणा कई पीढ़ियों तक पहुंच सके। बिल्कुल सही बात है। डाक सेवा 2.0 23 भाषाओं में उपलब्ध है और इसे एंड्रॉइड व आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि 1 2 3 तीनों कथन सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तीनों कथन इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की उपनदी है? इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज आंसर आप लोग दीजिए, इससे मुझे लगता है कि हाँ हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। ये आप बोर मत हुआ करिए, प्लीज आप इसके आंसर दीजिएगा और हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। अब इसके लिए इसके साथ ही में एक प्रश्न आपके यूपीएससी, पीसीएस या जो भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते होंगे या बीओ आदि का एग्जाम देंगे तो उसके लिए एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है अपनी कॉपी में। इसका उत्तर आप चाहे तो मुझे भेज दीजिएगा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर। ठीक है, प्रश्न क्या है कि भारत और फिनलैंड के बीच हाल ही में आयोजित 13वीं विदेश कार्यालय परामर्श वार्ता भारत की उत्तरी यूरोप नीति, ठीक है, के संदर्भ में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख आयामों का विश्लेषण कीजिए। 200 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख पाएंगे तो चलिए। अब हमने कल प्रश्न जो पूछा था, मतलब उस दिन, उसका उत्तर आज हमने इसको फ्रेम कर दिया है। प्रश्न क्या था कि स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभा रही है इस कथन के संदर्भ में जो 8वां भारत जापान हिंद प्रशांत फोरम हुआ था, इसके महत्व की आपको विवेचना करनी थी अपने आप में। ठीक है, यह हमने प्रश्न दिया था आपको, जिसका प्रस्तावना आपके सामने यहां पर दिया गया है कि भारत और जापान दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के आप जानते होंगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस समिट में क्वाड, जिसमें आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत शामिल है, क्वाड पर भी चर्चा की गई और कई सारे अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं पर जो है बातों पर चर्चा की गई, जैसे कि आपका ब्लू इकोनॉमी वाली नीति हो गई, आपका सामरिक दृष्टिकोण से नीतियां हो गई, इन पर सब पर चर्चा की गई है अपने यहाँ पे। तो इस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पर लिख लीजिएगा, जिसमें आपका क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा, सतत विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण पर यह जो है पूरा का पूरा फोरम हमारा जो है इस पर टिका रहा। मुख्य भाग में आप लिख सकते हैं कि हिंद प्रशांत में रणनीतिक सहयोग का सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है। ठीक है, यानी कि भारत और जापान दोनों मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के समर्थक रहे हैं अपने आप में। फिर आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी की बात कर लीजिएगा। फोरम में सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव के तहत वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत जापान औद्योगिक सहयोग, हरित ऊर्जा, डिजिटल नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी इसमें जोर दिया गया। सुरक्षा एवं क्षेत्रीय संतुलन के लिए भी बातें की गई इसमें। ठीक है, दोनों देशों ने क्षेत्र में उभरते सुरक्षा खतरों जैसे कि समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है और इसीलिए क्वाड की स्थापना की गई थी। आप जानते होंगे चीन के बढ़ते हुए दबदबे के कारण क्वाड देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई और सतत विकास और मानव सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और समुद्री प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी गहन चर्चा इसमें की गई। तो निश्चित तौर पर इससे जो है दोनों देशों के साथ में मजबूती आएगी और जो इंडो पैसिफिक रीजन उसमें सुरक्षा और सहयोग बढ़ेगा। निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि 8वां भारत जापान हिंद प्रशांत फोरम न केवल क्षेत्रीय सहयोग का प्रतीक है बल्कि यह हिंद प्रशांत को स्थिर, समृद्ध और संतुलित शक्ति केंद्र बनाने की दिशा में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोनों का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है अपने आप पे। ठीक है, यह फोरम दरअसल भारत की एक्ट ईस्ट नीति और जापान की FOIP रणनीति को एक नए आयाम पर ले जाता है, जिससे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सतत समृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी अपने आप। तो यह फोरम का
अल्टीमेटली क्या था, कंक्लूजन था अपने आप पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसको चीज को लिख सकते हैं। तो ये आज का था हमारा मेन करंट अफेयर्स। बाकी अभ्युदय बैच हमारा आरओ 2026 के लिए चल रहा है, यानी कि अगर आपको आरओ की तैयारी करनी है डिटेल्स में प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग आपका सब कुछ शामिल होगा, उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इन दिए गए नंबरों पर आप चाहें तो कॉल मैसेज करके अभ्युदय बैच आरओ 2026 की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बीओ का नया बैच लॉन्च हो चुका है, उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स का नया बैच, एसए का बैच, ऐसे कई सारे बैचेस चलते हैं। उन सभी चीजों के लिए आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।